रात के 9 बजे हैं। सृष्टि मिरर के सामने बैठी हुई थी। वो अपनी मम्मी पापा के घर आ गई है, मगर उसने अभी तक अपने मम्मी और पापा को ये बात नहीं बताई है कि रुद्रा जिंदा है, वो वापस आ गया है। आज दिन भर उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह उसका सिर दर्द बढ़ा चुका था। सृष्टि ने खुद को मिरर में देखा और अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछकर खुद से बातें करते हुए कहा, नहीं, जब तक आप अपने सारे गलत काम को नहीं छोड़ देते, ना ही मैं आपके पास आऊँगी और ना ही आपको मेरे पास आने दूँगी, और ना ही मम्मी पापा को बताऊँगी कि आप वापस आ चुके हैं, क्योंकि आपका क्या भरोसा फिर आप मुझे छोड़कर चले जाएं। इसलिए क्यों मैं अपने मम्मी पापा को झूठी उम्मीद दूँ। इतना कहते हुए एक बार फिर उसने अपने बहते हुए आंसुओं को रोका और फिर जल्दी से अपना मुंह धोकर बाथरूम से बाहर निकल कर आई कि तभी तान्या का कॉल आया। सृष्टि ने कॉल पिक किया तो तान्या ने पूछा, अब तक क्यों नहीं आई? हम सब तेरा वेट कर रहे हैं। सृष्टि ने धीरे से कहा, आती हूँ, बस 5 मिनट। सृष्टि ने कॉल को कट किया, फिर थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए खुद को उसने एक रेड कलर की सुंदर सूट पहनकर तैयार हुई। आज उसकी दोस्त रागिनी की मेहंदी और संगीत था। सृष्टि का जाने का कोई इरादा नहीं था और इसकी वजह था अभिमन्यु। वह पक्का वहाँ मौजूद ही होगा, मगर रागिनी के लिए उसे जाना ही था। घर के बाकी सभी लोग रागिनी के घर पहुंच चुके थे, लेकिन सृष्टि का आज मूड कुछ खास नहीं था। कभी अभिमन्यु तो कभी विवान जैसे लोगों का सामना कर करके अब वो थक चुकी थी। विवान की हरकतों को वो भूली भी नहीं थी। उसने अब सोच लिया कि कुछ भी हो, वो अब वहाँ उस होटल में कभी वापस नहीं जाएगी। सृष्टि थोड़ी देर में रागिनी के घर के पास पहुँची और सीधा गार्डन एरिया में आ गई कि तभी वहाँ उसे तान्या मिल गई। तान्या उसे देख जल्दी से उसके पास आई और उसने सृष्टि पर गुस्सा करते हुए कहा, कहाँ थी इतनी देर से? तेरा वेट कर रही थी। तो सृष्टि ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी यार, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो तान्या ने अब मुस्कुराते हुए जल्दी से सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, आ चल, रागिनी के पास चलते हैं। दोनों रागिनी के पास आए तो वो एक येलो कलर की लहंगे में सज संवर कर बैठी हुई थी। दोनों उसके गले लग गई। अब उसके पास बैठी तो कॉलोनी की कुछ आंटियों ने सृष्टि को देख अब कानाफूसी शुरू कर दी। सबकी नज़रों में सृष्टि अब एक विधवा थी, पर उसे इस तरह से नव विवाहिता की तरह से सवरा देख लोगों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी थी। तभी रागिनी की मामी ने सृष्टि को उसके पास देख उसे उठाने के लिए कहा, बेटा तुमने खाना खाया? तो ये सुनकर सृष्टि को साथ ही रागिनी और तान्या को थोड़ा अजीब लगा। तान्या ने उसे कहा, नहीं मामी जी, हम दोनों साथ में हैं तो बस खा लेंगे, आप फिक्र ना करें। मामी को किसी भी तरह से रागिनी के पास से सृष्टि को हटाना ही था, तो वो बस बहाने कर उसे रागिनी के पास से उठाना चाहती थी। पर रागिनी ने भी अपनी मामी को रोकते हुए कहा, नहीं मामी, ये दोनों बाद में खाना खाएंगे, पहले मेरे साथ डांस करेंगे, समझे? तुम दोनों को आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसकी बात सुन सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, खास करके तान्या को मत छोड़ना, इसकी तो तेरी शादी में डांस करने का बहुत मन था। तो तान्या ने अपने हाथ उठाकर कहा, हाँ तो फिर चलो, फ्लोर है, गाना है, माहौल है, तो फिर देर किस बात की? ये कहते हुए उसने उन दोनों को अपने साथ खींचकर फ्लोर पर ले गई। तीनों डांस करने लगी तो उन दोनों को देख एक आंटी ने मामी जी से कहा, ये देखो अनिल जी की लड़की को, ये तो सारी शर्मो बेच खाई है। पति के मरे अभी 6 महीने नहीं हुए और इसके जलवे तो देखो। तो उनके पीछे खड़ी शारदा जी ने ये बातें सुनकर दुखी हो गई। उनकी नज़र फिर सृष्टि पर गई तो सृष्टि को मुस्कुराता देख शारदा जी की आंखें खुशी से नम हो गई। शायद वो यही चाहती थी कि सृष्टि अब इसी तरह से मुस्कुराती रहे। सारे लोगों को अब उसकी कुछ पल की खुशी से भी परेशानी थी। अब अनिल जी ने भी कुछ सुना तो उन्होंने शारदा जी के पास आते हुए कहा, तुम और सृष्टि घर आ जाना, हम जा रहे हैं। तो शारदा जी ने अपने आंसू संभालते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इधर रुद्रा वो इस समय ओबेरॉय मेंशन के बाहर खड़ा हुआ था कि तभी मिस्टर ओबेरॉय जल्दी से हड़बड़ाकर बाहर निकल कर आए और उन्होंने रुद्रा को देख डरते हुए पूछा, क्या बात हो गई रुद्रा, तुम यहाँ? रुद्रा ने सिगरेट का कश लेने के बाद धुआं मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे पर छोड़ते हुए पूछा, लड़का कहाँ है तेरा? क्यों,
मेरे बेटे के बारे में क्यों पूछ रहे हो तुम? मिस्टर ओबेरॉय ने हैरान होते हुए पूछा। तो रुद्रा ने उनका कॉलर पकड़ उन्हें करीब खींच गुस्से से कहा, तुझे समझाया था ना, ये क्यों, क्या, कब जैसे शब्दों को मुझसे दूरी रखना, वरना। मिस्टर ओबेरॉय ने रुद्रा की बात सुन जल्दी से कहा, सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगा। रुद्रा ने मिस्टर ओबेरॉय की कॉलर छोड़कर उनसे कहा, ठीक है, बढ़िया, जब अपने लाडले को बाहर लेकर आ। तो उसकी बात सुनकर मिस्टर ओबेरॉय ने एक बार फिर अपना मुंह खोला ही था कि इस बार रुद्रा ने गुस्से में आकर उनके जबड़े पर अपनी मुट्ठी भींच एक मुक्का जड़ दिया कि तभी अचानक से किसी की आवाज़ रुद्रा के कानों में पड़ी, हाउ डेयर यू टू टच माई डैड। ये आवाज़ सुन रुद्रा मुड़ा तो उसके पीछे एक ब्लैक कलर की ऑडी कार के पास एक लड़का खड़ा हुआ था जो कि गुस्से में उसे ही देख रहा था। उसे देख रुद्रा ने अब मिस्टर ओबेरॉय को छोड़ दिया। वो लड़का भी अब गुस्से में रुद्रा के पास आया और उसने रुद्रा के कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में पूछा, कौन हो तुम और हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मिस्टर ओबेरॉय ने ये देख डरते हुए कहा, विवान छोड़ो उसे, वो मुझसे मिलने आया है। विवान ने ये सुन जल्दी से कहा, बट डैड, इसने आप पर हाथ उठाया। अपने बेटे की बात सुनकर मिस्टर ओबेरॉय ने गुस्से में कहा, तुम चुपचाप अंदर जाओ। उन दोनों को आपस में बात करता देख रुद्रा ने एक झटके में खुद को विवान से छुड़ा पलटकर मिस्टर ओबेरॉय को घुमाकर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, क्या बे? कि तभी विवान ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच रुद्रा के कॉलर को पकड़ उसे मारना चाहा कि रुद्रा ने उसका हाथ पकड़ उसे देखते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी तुम कच्चे हो, जिम में 4 बार डबल उठाने से कोई पहलवान नहीं बन जाता। ये कहते हुए रुद्रा ने अब विवान का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया, फिर उठाकर नीचे पटकते हुए मिस्टर ओबेरॉय से कहा, तुम अमीर लोग बच्चे पैदा करना जानते हो पर उन्हें संस्कार देना नहीं, है ना? रुद्रा ने ये कहते हुए विवान को उठाया और फिर उसे अपने सामने खड़े करते हुए कहा, चल दिखा अपनी ताकत, मार के दिखा मुझे। तो मिस्टर ओबेरॉय ने रुद्रा की बात सुन उसे हाथ जोड़ते हुए कहा, रुद्रा, अगर कोई गलती हुई है मेरे बेटे से तो उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ, छोड़ दो इसे। इधर विवान अपनी कमर पकड़कर मास्क से अपना चेहरा कवर किए हुए रुद्रा को हैरानी से देख रहा था और उसके और अपने डैड के बीच हो रहे बातों को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी रुद्रा ने उसकी नाक पर मुक्का मारते हुए कहा, गलती? हाँ सही है, तू माफ़ी मांगेगा, गलती ये करे और माफ़ी तू मांगे। तो मिस्टर ओबेरॉय ने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, ये भी मांगेगा, पर पहले बात क्या हुई ये तो बताओ। ए चुप, बिल्कुल चुप, बताने नहीं, तुझे तेरे बेटे की मार का लाइव शो दिखाना आया हूँ मैं। ये कहते हुए रुद्रा ने अब दर्द से अपनी नाक को सहला रहे विवान को पकड़ उसके पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। विवान चिल्ला उठा और ये देख मिस्टर ओबेरॉय ने बीच में आना चाहा, पर रुद्रा ने गुस्से में उन्हें साइड कर विवान को एक बार फिर मारते हुए कहा, बहुत जवानी का जोश भरा हुआ है तुझमें, मेरे बीवी को छुएगा? कोशिश भी कैसे की अपने गंदे हाथों से छूने की। विवान ने उसकी बात सुन दर्द से कराहते हुए पूछा, कौन सी बीवी? मैं तो तुम्हें नहीं जानता तो तुम्हारी बीवी को कैसे जानूंगा? रुद्रा ने ये सुनते हुए कड़े से घुर्राते हुए कहा, अच्छा भूल गया सब। विवान की नाक से खून निकलने लगा था और ये देख मिस्टर ओबेरॉय ने एक बार फिर रुद्रा से मिन्नत कर अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहा, पर रुद्रा ने उनकी एक ना सुनते हुए विवान को मारना शुरू कर दिया और अब तो वो लगभग बेहोश होने लगा। तो रुद्रा ने उसके कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, सृष्टि मेरी बीवी है, अगर आगे से उस पर गंदी नज़र डालने की कोशिश की तो तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। विवान ने सृष्टि का नाम सुनते ही अपनी बंद होती आंखों को खोल दिया और ये देखकर रुद्रा मुस्कुराया और उसने विवान को देखते हुए पूछा, शायद अब तुझे याद आ गया होगा कि तू क्यों पिट रहा है। मज़ा आता है ना तुझे लड़कियों के साथ इस तरह के भद्दे मजाक करने में? सुना है तेरी भी एक बहन है। चल मैं भी आज थोड़ा सा मजाक उसके साथ कर ही लेता हूँ, चला। ये कहते हुए रुद्रा विवान को घसीटता हुआ घर के अंदर ले जा रहा होता है कि विवान उसे गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं प्लीज़, कल उसकी शादी है, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा।
सृष्टि से भी जाकर माफ़ी मांग लूँगा। उसकी बात सुनकर रुद्रा के कदम अपनी जगह रुक गए। उसने बीवान को पकड़कर अपने सामने कर गुस्से में कहा, तू अब उससे दूर ही रहेगा, समझा? या फिर से समझाऊं तुझे? बीवान ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा, समझ गया। रुद्रा ने बीवान को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर अपनी सिगरेट जलाकर होठों के बीच से रखते हुए कहा, ओबेरॉय। रुद्रा की आवाज़ सुनकर मिस्टर ओबेरॉय ने जल्दी से उसके पास आया तो रुद्रा ने उनकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, आज छोड़ रहा हूँ इसे जिंदा, पर आगे से ध्यान रहे। रुद्रा की बात सुनकर मिस्टर ओबेरॉय ने जल्दी से कहा, तुम फिक्र मत करो, ये अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। रुद्रा ने अपने कदमों में पड़े बीवान को देख जैसे मुस्कुराते हुए कहा, सोच रहा है ना कि तेरी इस हरकत के बारे में मुझे पता कैसे चला? बीवान रुद्रा को देखने लगा। वो इस समय यही सोच रहा था कि रुद्रा को ये सब कैसे पता चला। वो उसकी सोच में गुम था कि रुद्रा ने सिगरेट की कश लेते हुए कहा, दोस्ती यारी और दुश्मनी ढंग की क्या कर, वरना ऐसे ही पिटेगा। ये कहते हुए रुद्रा ने अचानक से अपने पैर उठा बीवान के बाएं हाथ पर अपना पैर रख उसे मसल दिया। बीवान एक बार फिर दर्द से तड़प उठा और ये देख मिस्टर ओबेरॉय ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। वो लाचार थे इस समय क्योंकि रुद्रा मिस्टर आहूजा का आदमी था और मिस्टर आहूजा वो आदमी है जिसकी वजह से आज ओबेरॉय का नाम मुंबई में इतना बड़ा है। रुद्रा ने अपनी सिगरेट फेंकी और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। इधर छोटे रुद्रा के कमरे में आकर बालकनी में खड़ा हुआ था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। कॉल रुद्रा का ही था। छोटे ने पिक किया। उससे कुछ देर तक बातें करने के बाद वह रुद्रा का ही एक शर्ट पहनकर जल्दी से गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद छोटे ने रुद्रा के पास आया तो उसने देखा कि रुद्रा उसकी कार के ऊपर खड़ा हुआ पाया। उसे देखते ही छोटे ने कहा, साले तू यहाँ क्या कर रहा है? तो रुद्रा ने उसकी बात सुन उस पर भड़कते हुए कहा, साले तू देख नहीं रहा है कि मैं यहाँ अपनी जानू से मिलने आया हूँ? तो छोटे ने आसपास देखते हुए कहा, कोई देख लेगा तुझे। रुद्रा ने उसकी बात सुनकर कहा, देखने दे, मैं अब ये लुका छिपी से परेशान हो गया हूँ। ये कहते हुए रुद्रा ने अब अपना मास्क निकालकर फेंक दिया तो छोटे समझ गया कि वो अब फुल टून है। छोटे ने रुद्रा से पूछा, कहाँ से पीकर आया है तू? तो रुद्रा ने कार पर बैठते हुए अपनी लड़खड़ाते आवाज़ में कहा, तुझे ये सब बताने के लिए नहीं बुलाया। ये बता तो मुझे कि मैं ऊपर चढ़कर जाऊं कैसे? लगता है मास्टर जी ने बालकनी ऊंची करवा दी। रुद्रा की बात सुन छोटे ने अपना सिर पीटते हुए कहा, साले मास्टर जी ने नहीं, तूने आज अपना दिमाग ऊंचा चढ़ा दिया है। तेरे दिमाग के फ्यूज उड़ गए हैं। नीचे आ और यहाँ से चल। रुद्रा ने छोटे की बात सुनकर उस पर भड़कते हुए कहा, साले तू क्या समझेगा मेरी हालत? रुद्रा को चिल्लाता देख छोटे अब जल्दी से गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और उसने उसके मुंह पर हाथ बंद करते हुए कहा, रुद्रा तो पागल हो गया है, चल सुबह मिल लेना भाभी से। तो रुद्रा ने छोटे को धक्का देते हुए कहा, मैं तो अभी मिलकर ही जाऊंगा। छोटे ने बालकनी की ओर देखते हुए कहा, यहाँ से तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे और अगर तू इस बार टूटा ना तो मैं भी तुझे नहीं बचाऊंगा। तो रुद्रा ने छोटे पर भड़कते हुए कहा, हाँ तो जा, मत बचाना मुझे। साले तुझे यहाँ मदद के लिए बुलाया था, ना कि मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए। रुद्रा की बहकी हुई बातें सुनकर छोटे ने कहा, अब इसमें काहे कि मैंने मजबूरी का फ़ायदा उठाया? तो रुद्रा ने कार की बोनट पर लेटते हुए कहा, छोड़, तू नहीं समझेगा, वो भी नहीं समझती है। उसे लगता है कि बस वो ही ये सब झेल रही है। क्या मैं नहीं तड़प रहा? 2 महीने हो गए उसे खुद से दूर किए। बहुत दिल दुखता है उसे अपने सामने देखकर भी उसके करीब ना जाने पर, मगर क्या करूं? छोटे ने रुद्रा की पीठ ठोकते हुए कहा, बस कर अब क्या रुलाएगा? चल मैं मदद करता हूँ, चढ़ जा ऊपर। ये सुनते ही रुद्रा खड़ा हो गया और उसने खुश होते हुए पूछा, मदद करेगा? तो छोटे ने रुद्रा को छोटे बच्चों की तरह उछलते देख मुस्कुरा दिया तो रुद्रा ने भी खुलकर मुस्कुरा दिया। छोटे और रुद्रा अब कार से उतरकर नीचे पाइप के पास खड़े हो गए। इधर उधर देख छोटे ने धीरे से कहा, मास्टर जी को समझाना पड़ेगा कि वो अब एक कुत्ता पाल ले ताकि घर में छुपकर घुसने वालों की एंट्री बंद हो सके। तो रुद्रा ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, साले दोगले, तुम मेरी साइड है या मेरे ससुर के? तो छोटे हंसने लगा। तभी एक बाइक सवार आदमी
वहाँ से निकल रहा होता है। वो उन दोनों को देखकर रुक गया और उसने कुछ तेज आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? तो उसकी आवाज़ सुनकर छोटे ने उसे गाली देते हुए कहा, साले निकल यहाँ से, वरना घर नहीं पहुँच पाएगा। छोटे के हाथ में गन देकर वो आदमी चुपचाप बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। वैसे भी वो कौन सा अनिल जी को जानता था, वो तो शांति से निकल गया। उसे जाते देख छोटे ने अब रुद्रा से कहा, ए पागल आशिक, अब जल्दी से चढ़ जा, वरना कोई हमें चोर समझकर पुलिस के हवाले कर देगा। रुद्रा जल्दी से छोटे की मदद से ऊपर चढ़ने लगा। छोटे ने उसे देखकर टोंट करते हुए कहा, जान जाए पर आशिकी न जाए। रुद्रा को आज नशे की वजह से ऊपर चढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी और फिर छोटे की बात सुनकर खिसियाते हुए कहा, तू रुक, आकर तेरी बैंड बजाऊंगा। तो छोटे हंसने लगा। सृष्टि के कमरे की तरफ यह रोड रात बढ़ने पर सुनसान हो जाया करती थी। रुद्रा अब ऊपर चढ़ गया तो छोटे ने उसे कॉल करते हुए कहा, अब उतरना कैसे है ये तू देख लेना, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जा साले, तू किसी काम का नहीं है। ये कहते हुए रुद्रा ने फ़ोन कट किया तो छोटे ने खुद से बड़बड़ाया, साला दोगला कहीं का। इधर रुद्रा ने अब पलट कर देखा तो पाया कि बालकनी का डोर ही बंद था। सर्दियों का मौसम थी, इस वजह से सृष्टि ने डोर बंद किया हुआ था। पर अब रुद्रा वो तो जैसे खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। क्या फ़ायदा हुआ उसके ऊपर आने का? ये सोचकर उसने डोर पर एक लात मारी कि ये क्या, डोर तो खुल गया। रुद्रा ये देख खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से अंदर पहुंचा तो देखा रूम में इस समय अंधेरा है। रुद्रा ने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन की और सृष्टि को ढूंढा तो वो इस समय बेड पर सोई हुई थी। आखिर रात के 1 बज रहे थे और ऐसे में नॉर्मल इंसान सोता ही है। उसे देख रुद्रा मुस्कुरा दिया और उसने धीरे से चलकर उसके पास आया तो सृष्टि ने करवट बदली और वह अब सीधे लेट गई थी। रुद्रा उसके चेहरे को छूने को हुआ ही था कि तभी उसे कुछ याद आते ही वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने सृष्टि के ब्लैंकेट में हाथ डाल उसके पेट को छूकर धीरे से खुश होते हुए कहा, मेरे बच्चे। वहीं सृष्टि अब नींद में कशमशाई जब रुद्रा ने उसके पेट पर हाथ फेरा। रुद्रा उठकर अब सृष्टि के करीब आकर उसके चेहरे पर झुका ही था कि अचानक से सृष्टि ने अपनी आंखें खोल दी। अंधेरे में अपने ऊपर झुके हुए इंसान को देख उसने डरते हुए चिल्लाने की कोशिश की, तभी रुद्रा ने उसके मुंह को अपने होठों से बंद कर दिया। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर।